हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। हम इंटरनेशनल लॉ कवर कर रहे थे और अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कवर कर लिया है, जिसमें हमने मीनिंग, नेचर, बेसिस एंड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिटेल में कवर किया और उसके 50 एमसीक्यूज भी किए। उसके बाद हमने नेशनलिटी, एक्स्ट्राडिशन और असाइलम प्लस 50 एमसीक्यूज। उसके बाद हमने किया टाइप्स, रोल, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेट्स और इसके साथ 50 एमसीक्यूज। सेकंड यूनिट भी हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, जिसमें हमने रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, थ्योरीज, मोड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, स्टेट सक्सेशन एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ ऑफ सी, एयर स्पेस एंड वाटर स्पेस और इन सब के 50-50 एमसीक्यूज भी कवर कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम अपना सेकंड लास्ट सब यूनिट कवर करेंगे, जो कि है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, पैसिफिक एंड कोर्सिव मेथड्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट दो तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। कौन कौन से दो तरीके? एक तो होता है पीसफुल मेथड और दूसरा होता है कंपल्सिव मेथड या फोर्सफुल मेथड। ठीक है, पीसफुल मेथड और दूसरा होता है फोर्सिबल मेथड या कंपल्सिव मेथड। ये हम डिटेल में कवर करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। फिर एंड पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस। शुरू करते हैं कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते क्या हैं। अब पड़ोसी के साथ हमारा डिस्प्यूट होता रहता है, दो घरों के आपस में डिस्प्यूट होते हैं, दो स्टेट्स के आपस में डिस्प्यूट होते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज होती हैं, जिनको हम स्टेट्स कहते हैं, उनके भी आपस में डिस्प्यूट होते होंगे। तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्या होता है और क्यों होता है? इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अराइज व्हेन टू और मोर स्टेट्स डिसएग्री ऑन क्वेश्चन। जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स डिसएग्री करती हैं किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे या किसी लॉ पे या किसी पॉलिसी पे, दोनों में सहमति नहीं बनती, तो उनमें डिस्प्यूट हो जाता है। यूएन चार्टर का आर्टिकल नंबर 2 का सेक्शन 3, यूएन चार्टर का आर्टिकल नंबर 2 का सेक्शन 3 बात करता है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर डिस्प्यूट होंगे, ये पीसफुल तरीके से सॉल्व किए जाने चाहिए। ठीक है, और पीसफुल तरीके से जो डिस्प्यूट सॉल्व किए जाने चाहिए, उनके मेथड्स जो हैं वो बताए हुए हैं आर्टिकल 33 में। तो यहाँ से सीधे सीधे आपके 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो इजी, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा जब स्टेट्स किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर या लॉ के ऊपर या किसी पॉलिसी के ऊपर डिसएग्री करते हैं, तो उनमें डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं। और ये जो डिस्प्यूट्स हैं, यूएन चार्टर का आर्टिकल नंबर 2 का सेक्शन 3 कहता है कि ये जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन डिस्प्यूट्स को पीसफुल तरीके से सॉल्व किया जाए, फोर्स का इस्तेमाल ना किया जाए। तो यूएन चार्टर क्या कहता है? पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है। यूएन चार्टर का कौन सा आर्टिकल कहता है कि पीसफुल मेथड से सॉल्व करना है? आर्टिकल 2 का सेक्शन 3। उसके बाद जो आर्टिकल 33 है, यूएन चार्टर का आर्टिकल 33, वो पीसफुल मेथड बताता है। 8-10 मेथड्स हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट मेथड हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट कितने मेथड हैं? 8 मेथड्स जो हैं वो हम बात करेंगे। पीसफुल तरीके कौन से हैं डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के, कौन से आर्टिकल में है? 33 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी मैं यहाँ जोर दे रहा हूँ। मेथड वैसे दो तरह के होते हैं। यूएन चार्टर कहता है दो तरह के से आप डिस्प्यूट इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, एक पैसिफिक और दूसरा कोर्सिव मेथड्स। पैसिफिक मींस पीसफुल मेथड, पैसिफिक मींस पीसफुल मेथड, और कोर्सिव मींस जहां फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, जहां प्रेशर बनाया जाए, जोर जबरदस्ती की जाए, डंडे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कहते हैं ना, जो काम सीधे तरीके से नहीं होता उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे पैसिफिक मेथड्स। पैसिफिक मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड एज पीसफुल मेथड्स। कहां बात की गई है?
तो यूएन चार्टर के 6th चैप्टर में बात की गई है। यूएन चार्टर का 6th चैप्टर बात करता है पीसफुल मेथड्स की। कौन सा आर्टिकल? 33 आर्टिकल। ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है वो भी यही बात करता है कि पीसफुल तरीके से आप रिजॉल्व करोगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रैक्टिस होती है वो भी यही है कि पीसफुल तरीके से ही रिजॉल्व किए जाएंगे। तो कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहले है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मीन्स, नेगोशिएशन जब दो पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम कहते हैं भाई बैठ के बात कर लो, नेगोशिएट कर लो। तो नेगोशिएशन मीन्स डायरेक्ट डिस्कशन बिटवीन डिस्प्यूटिंग स्टेट्स। सपोज करो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है, पानी को लेके हो गई है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके हो गई है, तो दोनों बैठ के बात करेंगे। ये ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है? नेगोशिएशन। सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है? नेगोशिएशन। नेगोशिएशन पीसफुल मेथड है। एग्जांपल, इंडस वाटर ट्रीटी नेगोशिएशन काफी बार हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडस वाटर ट्रीटी पे नेगोशिएशन आज के टाइम पे इंडिया ने सस्पेंड की है, वो अलग बात है, बट पास्ट में काफी बार नेगोशिएशन हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1960 में। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान। ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसका क्या था? मीडिएटर था। नेगोशिएशन के क्या एडवांटेज होते हैं? ये फ्लेक्सिबल मेथड है, इनफॉर्मल मेथड है, बातचीत करके होता है, और इससे रिलेशन बचे रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। इसका लिमिटेशन क्या है? इसकी कामयाबी जो म्यूचुअल गुडविल पे डिपेंड रहती है, जरूरी नहीं कि रिजल्ट निकले। नेक्स्ट मेथड है पीसफुल मेथड, गुड ऑफिसेस। गुड ऑफिस क्या होता है? गुड ऑफिस मीन्स दो, सपोज करो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, कोई थर्ड पार्टी जो है दोनों में बातचीत करवाएगी। गुड ऑफिस। और थर्ड पार्टी में कोई स्टेट भी हो सकता है, कोई लीडर भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जो हेल्प करेगी दोनों पार्टीज को बैठने के लिए, बात करने के लिए और नेगोशिएट करने के लिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गुड ऑफिस होता है उसमें थर्ड पार्टी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती, नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व। जो उनकी टॉक है वो कोई बाइंडिंग नहीं है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ हेल्प करती है दोनों की बातचीत करवाने में। जैसे यूएसएसआर ने गुड ऑफिस का रोल अदा किया था जब हमारी 1965 की जंग होती है पाकिस्तान के साथ। तो 1966 में जो ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 1966 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम। तो उसमें गुड ऑफिस का काम किया था किसने? यूएसएसआर ने। याद रखना, यूएसएसआर ने गुड ऑफिस का काम किया था ताशकंद एग्रीमेंट में। नेक्स्ट होता है मेडिएशन। अब मेडिएशन क्या है? मेडिएशन में इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, यहां भी थर्ड पार्टी है, दो स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम है, लेट अस सपोज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बट थर्ड पार्टी का रोल यहाँ एक्टिव रहता है। थर्ड पार्टी का रोल एक्टिव ना हो तो गुड ऑफिस, अगर थर्ड पार्टी का रोल एक्टिव हो तो मेडिएशन। थर्ड पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, सुजेस्टिंग प्रपोजल्स, कंप्रोमाइज या सोल्यूशन। उसका सोल्यूशन बताती है, कंप्रोमाइज करवाती है या प्रपोजल सुजेस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस है कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड अकॉर्ड 1978 का है, जो कि इजिप्ट और इजराइल के बीच में ये मेडिएशन हुई थी, जिसमें मेडिएटर कौन थे? यूएस। ठीक है। तो कैंप डेविड अकॉर्ड 1978 का किस किस के बीच में था? इजिप्ट और इजराइल के बीच में, मिस्र और इजराइल के बीच में। मेडिएशन किसने की थी? यूएस ने। मेडिएशन इसमें क्या थी? एक्टिव थी। डिफरेंस बिटवीन गुड ऑफिस एंड मेडिएशन क्या है? ऑलरेडी मैंने बताया, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। गुड ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन का काम करता है, फैसिलिटेशन का काम करता है। आपको माननी है बात मानो, नहीं माननी मत मानो, कोशिश करता है दोनों की सुलह करवाने की, नेगोशिएट करवाने की, बट यहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है जो थर्ड पार्टी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है? पीसफुल मेथड है। ठीक है। ये क्या होता है? कोई इंक्वायरी बिठाई जाती है, दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो इंक्वायरी बिठाई जाएगी। देखते हैं क्या है ये। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनपार्शियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। एक इनपार्शियल कमीशन बिठाया जाएगा जिससे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा फैक्ट्स, कि जिन फैक्ट्स के बीच में, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग,
बाय क्लैरिफाइंग फैक्चुअल डिस्प्यूट, भाई एक तो गलत होगा ना, तो उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वहाँ जो फैक्ट्स हैं उनकी क्लैरिफिकेशन की जाएगी। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, डोगर बैंक इंसिडेंट 1904 का, एंग्लो रशियन डिस्प्यूट लेड टू हेग ट्रिब्यूनल्स कमीशन ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया इंक्वायरी क्या है। इम्पार्शियल कमीशन बैठाया जाता है, फैक्ट्स की क्लैरिफिकेशन की जाती है, तो इसकी केस की ये एग्जाम्पल होगी डोगर बैंक इंसिडेंट 1904 का या एंग्लो रशियन डिस्प्यूट। तो इस ये किसने किया था, ये किया था हेग के ट्रिब्यूनल्स कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है कंसिलिएशन। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंसिलिएशन जो है ये फोर्सफुल मेथड नहीं है, पैसिफिक मेथड है या पीसफुल मेथड है। कंसिलिएशन कमीशंस एग्जामिन, कमीशन बैठाए जाते हैं इसमें भी, कंसिलिएशन में भी दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, एक कमीशन बैठाया जाएगा जिसको कंसिलिएशन कमीशन बोलेंगे। ये फैक्ट्स देखेगा, दोनों पार्टीज को सुनेगा और प्रपोज करेगा अ नॉन बाइंडिंग सेटलमेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो भी कंसिलिएशन का रिजल्ट होगा वो नॉन बाइंडिंग है, आपने मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। ये क्या करता है, ये इंक्वायरी और मेडिएशन को मिक्सअप करता है। ILO एंड UN ऑफन यूज कंसिलिएशन कमीशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेडिएशन, पहले मेडिएशन था, इंक्वायरी, तो दो एक कमीशन बैठा दी, दोनों के बीच में सुलह करवाने की बात की। ठीक है, बट ये बाइंडिंग नहीं है, मींस मेडिएशन और इंक्वायरी का मिक्सअप किस में होता है, कंसिलिएशन में। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन, इसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्बिट्रेशन के पूछा जाएगा किसके डिसीजन बाइंडिंग है, भाई जो डिसीजन निकलेगा, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है तो आर्बिट्रेशन ने उसको सॉल्व किया, बट जो आर्बिट्रेशन का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग है, वो मानना पड़ेगा। ठीक है, सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट एक न्यूट्रल ट्रिब्यूनल को दिए जाते हैं, जो दोनों पार्टीज सहमति से चुनती हैं उस ट्रिब्यूनल को, कोर्ट की तरह समझ लो। डिसीजन जो भी होगा वो बाइंडिंग है, वो मानना पड़ेगा, और इनका डिसीजन जो है वो केस बन जाता है फ्यूचर के लिए। जैसे अलाबामा क्लेम्स आर्बिट्रेशन, पहले भी ये एग्जांपल पढ़ चुके हैं 1872 का यूएस और यूके के बीच में, या इंदस वाटर किशन गंगा आर्बिट्रेशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में। किशन गंगा जिसको नीलम रिवर कहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिस्प्यूट है वो भी आर्बिट्रेशन से सॉल्व किया गया था और ये बाइंडिंग होता है। तो ये दो केस आपने याद रखने हैं। अलाबामा क्लेम्स आर्बिट्रेशन 1972 का यूएस वर्सेस यूके, ये आर्बिट्रेशन की एग्जांपल है। और इंदस वाटर किशन गंगा आर्बिट्रेशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में आर्बिट्रेशन की एग्जांपल है। पीसफुल मेथड है, डिसीजन बाइंडिंग है, मानना पड़ता है। क्या इसका कोई लीगल बेसिस होता है, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है हमारे पास, 1899 में बनाया गया था हाग कन्वेंशन के तहत, हेग कन्वेंशन के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल सेटलमेंट, तो जुडिशियल है तो इसका डिसीजन भी बाइंडिंग होगा। तो रेफरल्स ऑफ डिस्प्यूट टू परमानेंट इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडी, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है तो किसी जुडिशरी के पास चला जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हम पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का, बाइंडिंग जजमेंट होती है इसकी, जो भी जजमेंट हो वो माननी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल निकारगवा वर्सेस यूएसए 1986 का, और कुलभूषण जाधव का केस जो है इंडिया और पाकिस्तान का 2019 का। 2017 के आसपास कुलभूषण को पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था जासूसी के केस में, तो इंडिया ने आरोप लगाया कि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, तो केस चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, तो जुडिशियल सेटलमेंट। नेक्स्ट है सेटलमेंट थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो डिस्प्यूट जो है वो जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी जा सकते हैं, जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के पास भी जा सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इसको रिकमेंड कर सकता है, कैन रिकमेंड प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 36 ऑफ यूएन चार्टर और इम्पोज बाइंडिंग मेजर। चैप्टर 7 में ये बात की गई है। यूएन रोल इन कोरिया 1950, कश्मीर इशू इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये इसकी एग्जांपल है। तो यहाँ से आपने एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, आगे मैं इसके क्वेश्चन लेकर आऊँगा ऑलमोस्ट 50, तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट पूछा जाएगा कौन कौन सा मेथड जो है वो पीसफुल मेथड है, तो नेगोशिएशन पीसफुल है, गुड ऑफिस पीसफुल है, मेडिएशन, इंक्वायरी, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, सेटलमेंट थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पीसफुल मेथड है। कौन किस किस का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग रहेगा, तो आर्बिट्रेशन का बाइंडिंग रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशियल सेटलमेंट बाइंडिंग रहेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स या जनरल असेंबली के डिसीजन बाइंडिंग रहेंगे,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाइंडिंग रहेंगे। बाकी क्या क्या होते हैं ये, कि इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है, गुड ऑफिस में थर्ड पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होती, मेडिएशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट होती है। और जो कंसिलेशन है वो कंबाइन किस किस को कंबाइन करता है, इंक्वायरी और मेडिएशन को। तो ये थे, ये हमने डिटेल में कवर कर लिया, क्या पैसिफिक मेथड या पीसफुल मेथड। समरी देख लो, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पता तो क्या 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 याद रखना है एग्जाम के लिए। पीसफुल मेथड की बात कौन सा आर्टिकल करता है, तो यूएन चार्टर का आर्टिकल 33, 33% पास। कौन कौन से मेथड हैं, नेगोशिएशन, गुड ऑफिस, मेडिएशन, इंक्वायरी, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, रिसॉर्ट टू रीजनल एजेंसीज अरेंजमेंट या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इंटरवेंशन भी होती है, ये पीसफुल मेथड है। नेक्स्ट है हमारे पास कोर्सिव मेथड या फोर्सिबल मेथड या कंपल्सिव मेथड। इनके बारे में कहाँ बात की गई है, तो सॉरी एक चीज़ गलत लिखी गई है यहाँ, मेरी नज़र पड़ गई है, कोई छोटी मोटी कुछ एरर होते रहते हैं। क्या है, जो पैसिफिक मेथड्स हैं उनकी बात होती है चैप्टर 6 में, यूएन चार्टर के चैप्टर 6 में, और फोर्सिबल मेथड की बात 6 में नहीं होती, 7th में होती है, ये याद रखना, ये 7 है। ये कब यूज किए जाएंगे, याद रखना, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डिस्प्यूट जो सॉल्व करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस पीसफुल मेथड को दी जाती है। 99.99% में जो है इंटरनेशनल लॉ या यूएन चार्टर कहता है कि पीसफुल तरीके से ही सॉल्व करना है डिस्प्यूट। बट व्हेन जब पीसफुल मेथड फेल हो जाते हैं तो तब हाईली रिस्ट्रिक्टेड अंडर मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ तो मना करता है कि फोर्सफुल मेथड नहीं इस्तेमाल करना, बट जब पीसफुल मेथड फेल होते हैं तो फोर्सिबल मेथड या कोर्सिव मेथड का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट मेथड है कंप्लेंट्स, सिंपल सी बात है, कंप्लेंट की जाती है, शिकायत। व्हेन वन स्टेट फॉर्मली प्रोटेस्ट, कैसे शिकायत करेगी, प्रोटेस्ट करके, या ब्रिंग्स ग्रेवियंस अगेंस्ट अनदर स्टेट एक्शन, कि इसने वायलेट किया इंटरनेशनल लॉ को या किसी ट्रीटी को या यूएन चार्टर को। कंप्लेंट कैसे फाइल की जाएगी, डिप्लोमेटिकली, प्रोटेस्ट थ्रू नोट्स के द्वारा, करस्पॉन्डेंट्स के द्वारा, जो एम्बेसीज होती हैं, हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं उनके द्वारा, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कंप्लेंट रिटन में दे दी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दे दी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ में। लीगल बेसिस हैं कुछ कंप्लेंट के, तो जी हाँ, यूएन चार्टर का आर्टिकल 34 और 35 कहता है कि एनी स्टेट में ब्रिंग डिस्प्यूट और सिचुएशन लाइकली टू एंडेंजर पीस टू द सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। एग्जाम्पल, इंडिया ने जो फाइल किया था 2017 का केस कुलभूषण जाधव का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जब कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने अरेस्ट किया था जासूसी के इल्ज़ाम में। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है कंप्लेंट्स का, ये पीसफुल मेथड नहीं है, आपने इतना याद रखना है। नेक्स्ट है रिटॉर्जन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिटॉर्जन ये लॉफुल मेथड है बट अनफ्रेंडली एक्ट है बाय वन स्टेट अगेंस्ट अनदर। एग्जाम्पल, क्या करते हैं इसमें, जब कोई दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। किसकी एग्जांपल है, रिटॉर्जन की। या ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी, या वीज़ा बैन किए जाएंगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान में होता रहता है। नेक्स्ट है रिप्रेसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं रिटॉर्शन क्या है, पीसफुल मेथड है या नहीं, रिप्रेसल क्या है। तो रिप्रेसल क्या होता है, बदला लेना। कैसे, कोई इलीगल एक्ट जो है वो किया है अगर एक स्टेट ने, तो दूसरी क्या करेगी, रिटेलिएट करेगी। ठीक है, जैसे सीजिंग फॉरेन शिप्स इन रिस्पॉन्स टू, फॉरेन की कोई शिप्स हैं उनको सीज कर लिया हमने, तो आप सिंपल आप एग्जांपल समझ सकते हैं, आज के हमारी पहलगाम अटैक हुआ, तो पहलगाम अटैक हुआ तो उसका रिटेलिएट किया इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, बेस्ट एग्जांपल है रिप्रेसल की। ठीक है, जनरली ये रिस्ट्रिक्ट किया जाता है आर्टिकल, यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 के सेक्शन 4 के तहत, कि सेल्फ डिफेंस में आप कर सकते हैं। ये आर्टिकल कहता है रिटेलिएशन, यूएन चार्टर आर्टिकल 2 का सेक्शन 4 कहता है आप रिटेलिएशन नहीं करेंगे, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के केस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है होस्टल एम्बार्गो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होस्टल एम्बार्गो क्या है, होस्टल एम्बार्गो भी फोर्सफुल मेथड है, कंपल्सिव मेथड है। एम्बार्गो क्या होता है, एम्बार्गो इज अ प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड विद वन अनदर स्टेट। इसमें क्या करती हैं, स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं, हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगी। होस्टल एम्बार्गो
इज इम्पोज्ड एज कोर्सिव या फोर्सफुल मेजर टू पनिश और प्रेशर अ स्टेट। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है या ये जहां एक स्टेट कर रही है, या कोलेक्टिव, ठीक है, बाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी आपकी हेल्प कर रही है। चैप्टर 7 में ऐसा लिखा गया है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, याद रखने हैं। इकोनॉमिक एम्बार्गो, आर्म्स एम्बार्गो, फाइनेंशियल एम्बार्गो। इकोनॉमिक एम्बार्गो में ट्रेड बैन किया जाता है, जैसे यूएस एम्बार्गो ऑन क्यूबा सिंस 1960 एग्जांपल है। आर्म्स एम्बार्गो, वेपन सेल करने पे पाबंदी लगा दी जाती है, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एम्बार्गो ऑन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग एपरथाइड, जब काला गोरा की मूवमेंट चल रही थी। काला गोरा भेदभाव वाली आपने देखा होगा, नेल्सन मंडेला जो जिनको गांधी ऑफ अफ्रीका कहते हैं, वो एपरथाइड मूवमेंट के साथ जुड़े होते हैं। फाइनेंशियल एम्बार्गो, फ्रीजिंग एसेट्स, इसमें दूसरी स्टेट के एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है या बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बैन कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो फोर्सफुल मेथड है वो है इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन भी फोर्सफुल मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस बाय वन स्टेट इन इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर ऑफ अनदर स्टेट। इंटरवेंशन में एक स्टेट दूसरी स्टेट के इंटरनल अफेयर या एक्सटर्नल अफेयर में दाखिलंदाजी करेगी, जैसे यूएस इंटरवेंशन इन लेटिन अमेरिका ड्यूरिंग कोल्ड वार के टाइम में यूएस जो थी उसने लेटिन अमेरिका में इंटरफेरेंस किया इंटरनल अफेयर में। यूएन चार्टर प्रोहिबिट्स इंटरवेंशन, बट यूएन चार्टर ऐसी कोई इजाजत नहीं देता, विद एक्सेप्ट, हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के केस को छोड़ के बाकी ये प्रोहिबिट करता है। तो मैंने पहले ही बताया आपको, फोर्सफुल मेथड जो है वो प्रोहिबिटेड हैं, एक्सट्रीम केसेस में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड क्या है, पूरी एकदम घेराबंदी कर लेना, मीन्स सीज, घेराबंदी कर लेना, ब्लॉकेड कर लेना, सारी साइड से, जैसे कोई किले को घेर लो तो घेर लेना, ब्लॉकेड। प्रिवेंशन ऑफ इनग्रेस या एग्रेस फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ अनदर स्टेट बाय नेवल फोर्सेस। नेवल फोर्सेस ने ब्लॉकेड कर दिया दूसरी कंट्री की शिप्स को। इसमें बेलिजरेंट ब्लैकवेड यूज्ड इन वार। बेलिजरेंट फोर्सेस पड़ा था ना, जब 80-90% जो कंट्री है वो आपकी कंट्रोल में आ जाए। पैसिफिक ब्लॉकेड यूज्ड विदाउट वार, कंट्रोवर्शियल इन लीगलिटी। तो वार के बगैर कौन सी ब्लॉकेड होती है, पैसिफिक ब्लॉकेड, जब हम दूसरे मुल्क को घेर लेते हैं, उसके जहाज़ों को घेर लेते हैं या उसके रूट को, उसके ट्रेड को पूरे तरीके से ब्लॉक कर लेंगे, कहाँ से जाना है तूने, करना है कर। एग्जाम्पल है इसकी बेस्ट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ब्लॉकेड 1962 का। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है वार, यूज ऑफ फोर्स। तो यूज ऑफ फोर्स जो है वो प्रोहिबिटेड है, बट जब कोई भी मेथड नहीं काम करता तो फाइनली वार, जंग हो जाती है। हिस्टोरिकली मेथड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट है, बट आज के टाइम में आर्टिकल 2 का सेक्शन 4 है जो यूएन चार्टर का, वो वार को प्रोहिबिट करता है। इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल यूएन चार्टर का बैन करता है वार को, आर्टिकल 2 सेक्शन 4। बट सेल्फ डिफेंस, इसी का आर्टिकल 51 कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आप सेल्फ डिफेंस में वार कर सकते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अथराइजेशन चैप्टर 7 में ये बात होती है। एग्जाम्पल 1991 का गल्फ वार, इराक कुवैत का, एथराइज्ड बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको एथराइज्ड किया था। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। पैसिफिक मीन्स पीसफुल मेथड, कोर्सिव मीन्स फोर्सफुल मेथड, कंपल्सिव मेथड। बेसिस क्या है, यूएन चार्टर इसको प्रमोट करता है, इसको नहीं करता, रोकता है। ये पीसफुल मीन कौन सा है, पैसिफिक। नॉन वायलेंट मीन कौन सा है, पैसिफिक। इसमें प्रेशर है, फोर्स का इस्तेमाल होता है। ये हमेशा लीगल होता है, बट यहाँ मोस्टली इलीगल है। सिर्फ सेल्फ डिफेंस में या यूएनएस सिक्योरिटी एक्शन में लीगल बनाया जाता है। कौन कहता है ऐसा, ऐसा कहता है आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स तो हमने देख ली, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी एग्जाम्पल सारी हमने ये ऊपर देख ली। कौन कौन सी, नेगोशिएशन, गुड ऑफिस, मेडिएशन, इंक्वायरी, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इंटरवेंशन, पीसफुल का। तो जो फोर्सफुल हैं वो भी हमने देख लिए। फोर्सफुल में क्या क्या देखा हमने, कंप्लेंट करेंगे, रिटॉर्जन, रिप्रेसल, होस्टल एम्बार्गो, इंटरवेंशन, ब्लॉकेड, वार, ये सारे जो थे ये हैं फोर्सफुल मेथड। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो सब्जेक्टिव एग्जाम में तो लिखने से मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते ही मिलते हैं, बाकी आप याद भी रख सकते हैं। आर्बिट्रेशन
सक्सेस केस कौन सा है? अल्बामा क्लेम्स आर्बिट्रेशन 1872 का, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। डोगर बैंक इंसिडेंट 1904 का, इंक्वायरी पीसफुल मेथड है ये। फिर निकारगवा वर्सेस यूएसए 1986 का, जुडिशियल सेटलमेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग। कुलभूषण जाधव केस 2019 का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन में चला गया था केस, जो कुलभूषण को, इंडिया का कुलभूषण अरेस्ट किया था पाकिस्तान ने। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 का, पैसिफिक ब्लॉकेड पीसफुल मेथड नहीं है। गल्फ वार 1991 का पीसफुल नहीं है, बट यहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अथराइजेशन मिली थी। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पूछा जाएगा कब हुआ था, तो 1962 के साथ मैच करेंगे आप। गल्फ वार जहाँ यूएनएससी का अथराइजेशन मिला 1991, किस किस के बीच में है, पढ़ चुके हैं आप, बताएंगे। कुलभूषण जाधव केस 2017 में अरेस्ट हुआ था, 19 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया ये केस, पाकिस्तान ने इसको डेथ सेंटेंस दी थी। ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट केस, और इसके साथ हमारा सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टॉप एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद हमारा एक सब यूनिट रह जाएगा, वो हम कवर करेंगे, फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके लिए बेस्ट 5000 MCQ सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे इसी एग्ज़ाम के लिए। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए जितने भी हमारे नोट्स होते हैं हमारे लेक्चर्स के, वो एक प्राइवेट ग्रुप में ही मिलेंगे आपको, और उसकी ज्वाइनिंग फ़ी कुछ नॉमिनल है। बाकी हमारी वीडियोस तो फ्री हैं, फ्री रहेंगी हमेशा यूट्यूब पे, बट जो नोट्स हैं वो पेड ग्रुप से मिलेंगे, ठीक है। पेड ग्रुप की सिर्फ ज्वाइनिंग फ़ी है, नॉट द कॉस्ट ऑफ नोट्स। तो नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।